बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। हम जानेंगे कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा कि जब हम किसी इलास्टिक स्प्रिंग के साथ मास को अटैच कर देते हैं तो इससे जो सिस्टम बनता है उसे हम नाम देते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम का। तो अब हम सीखेंगे कि इस मास स्प्रिंग सिस्टम की जो टाइम पीरियड होती है उसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मैथमेटिकली टाइम पीरियड को हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो हम स्टॉप वॉच को भी यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, लेकिन फॉर मोर प्रीसाइज वैल्यू, फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट वी यूज़ मैथमेटिकल फार्मूलाज। तो इस मैथमेटिकल फार्मूला को हम यूज़ करेंगे टाइम पीरियड फॉर द मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो इस टाइम पीरियड को आपने याद रखना है, दिस इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइड बाई k। यहाँ पर m से मुराद ये मास है और k इस स्प्रिंग की कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करती है ओनली स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की इन्वर्स होती है, तो इसीलिए ये जो सारा फार्मूला है इसे हम इन्वर्स कर देंगे 1/2 पाई और m डिवाइड बाई k की बजाय k डिवाइड बाई m हो जाएगा। सही हो गई बात। तो ये जो दो फार्मूले हैं इन्हें हम डिराइव करते हैं कि किस तरह आए हैं। तो आपने सबसे पहले बात बतानी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सीलरेशन होती है वो इक्वल होती है माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये बेसिकली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। ओमेगा क्या है? ओमेगा आपको यहाँ पर बताया गया है। ओमेगा जो है इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मेजर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मेजर का नाम है। जैसा कि हमने ऑसिलेटरी मोशन में सीखा था कि जो बाउल बाल सिस्टम होता है इसमें जब हम बाल को डिस्प्लेस कर देते हैं और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट जब हम इसे रिलीज़ करते हैं तो ये मोशन स्टार्ट कर देता है, इस तरह साइकिल्स परफॉर्म करता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इसे कहते हैं कि यूनिट टाइम में ये कितना एंगुलर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कितना कवर करता है। तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए हम इसे एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। और ओमेगा को भी नहीं बल्कि आपने याद रखना है ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसे आप फर्दर सीखेंगे इंशाल्लाह एफईसी के कोर्स में। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई टी। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम। तो फॉर वन साइकिल जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो थीटा जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। हमें पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाता है, जो कि एक कंप्लीट साइकिल में होते हैं। तो फॉर वन साइकिल, ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर वन साइकिल, जब एक साइकिल कंप्लीट होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई के इक्वल हो जाएगी और एक साइकिल के लिए जो टाइम लगता है उसे हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। तो इस स्मॉल टी को हम फिर कैपिटल टी लिख लेंगे। सही हो गई बात। फॉर वन साइकिल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई और टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये आ जाएगा जो यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो a इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। इसे आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद आप बात करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था
कि एक्सीलरेशन इज़ इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। ये इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। इस तरह हमने सीखा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो इक्वल होता है माइनस के एक्स के, और यही रिस्टोरिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एम ए की इक्वल है। तो माइनस के एक्स और एम ए को अगर हम कंपेयर कर लें तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। यही यहाँ पर हमने यूज़ की है, तो इसे भी आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है, क्योंकि इनके लेफ़्ट साइड सेम है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 के राइट साइड को यहाँ पर लिख लेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 1 के राइट साइड को दूसरे साइड पर लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस साइन माइनस से कैंसिल हो रहा है, एक्स एक्स से कैंसिल हो रहा है, तो इसे आ जाएगा k डिवाइड बाई एम इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। जब हम इसे रीअरेंज करते हैं, t के लिए हम रीअरेंजिंग कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम डिवाइड बाई के। ये किस तरह आया है? तो ये तो बहुत सिंपल है, इसकी डिराइवेशन की तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, टी स्क्वायर इंटू के इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम। जब हम t को फाइंड करेंगे, टी स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाय के। ये जो यहाँ पर हमने अभी बात की, तो चूँकि हम टाइम पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम को डिराइव करना चाहते हैं, टी स्क्वायर में हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमने स्क्वायर रूट लेना है। लिहाजा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव t square root is equal to square root of 4 pi square and square root of m divided by k। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 4 पाई स्क्वायर में से 4 स्क्वायर रूट से निकल कर 2 हो जाएगा, और पाई स्क्वायर रूट से निकल कर पाई हो जाएगा, और बाकी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइड बाई k है ये इसी तरह रहेगा। तो सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में बताया कि t इज़ इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाई k। यहाँ पर m से मुराद मास ऑफ द बॉडी है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द बॉडी के। अगर मास को हम ज़्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। इसी तरह टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी जो स्प्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं मास स्प्रिंग सिस्टम में, उसकी अगर स्टिफनेस ज़्यादा होगी, वो सख्त होगा, तो फिर जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू कम होगी। सही होगी बात, इनकी रिलेशन इन्वर्स है। अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू घटेगी। Where m is the mass in kilogram and k is spring constant in Newton per meter of mass spring system, it is worth nothing that time period does not depend upon amplitude of oscillation। यह आपने याद रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड वो डिपेंड नहीं करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन पे। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन पे किस तरह डिपेंड नहीं करता? इस तरह डिपेंड नहीं करता। मैं एक दो डायग्राम्स बना देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डायग्राम है जिसमें हमने मास को डिस्प्लेस किया हुआ है। लेट सपोज इस पॉइंट से हमने डिस्प्लेस किया है यहाँ तक, और दूसरा मैं बना देता हूँ कि जिसमें लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुई है, इसी पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट अब ज़्यादा है। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आएगी फॉर द सेम सिस्टम, अगर हम इसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर ले
तो जो T1 की वैल्यू है वही T2 की भी होगी। T1 इज इक्वल टू T2। बावजूद इसके कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज़्यादा है, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम की टाइम पीरियड की वैल्यू है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड नहीं करती, does not depend upon amplitude of oscillation. Since frequency is the reciprocal of time period, therefore the frequency of mass spring system is given as f is equal to 1/2 pi square root of k divided by m। इस इक्वेशन को आपने रिसिप्रोकल कर देना है। सही हो गई बात? ओके, थैंक यू।